स्टूडेंट आवाज आ रही है मेरी? यस, जस्ट गिव रिस्पॉन्स। कैन यू हियर मी? शैल आई स्टार्ट माय लेक्चर? ओके। Okay, students. So, last lecture we were discussing unlawful object, unlawful consideration में कौन से एग्रीमेंट आएंगे, ओके जिससे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, एग्रीमेंट बिकम्स वॉइड। उसमें द लास्ट पॉइंट वी डिस्कस्ड वाज एनी एग्रीमेंट where the object or consideration or both is opposed to public policy। जैसे हिंदी में मैंने वर्ड यूज किया था कि जैसे समाज के लिए हानिकारक, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, बरोबर है। जो एक पब्लिक पॉलिसी बनी हुई है, गुड पब्लिक पॉलिसी, उसको अपोज करने वाला कोई भी एग्रीमेंट अगर बनता है तो लॉ विल कंसीडर it is having unlawful object and unlawful consideration, and since it is an agreement opposed to public policy, it will be declared as void। and बच्चों हमने an agreements which are the agreements which are opposed to public policy, उसके इंटरनली एग्जाम्पल चालू किए थे हमने पढ़ने को। आई होप यू गेट दैट पॉइंट। यानी कल से जो हम डिस्कस कर रहे हैं लास्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर से, वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग दोज एग्रीमेंट्स which comes under an agreement opposed to public policy। That means if एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि give 5 examples of an agreements which are opposed to public policy, तो आपको फिर आंसर शुरू करना पड़ेगा ट्रेडिंग विथ एनिमी, स्टीफलिंग प्रोसिक्यूशन, ऐसे आपको एग्जाम्पल्स लिखने पड़ेंगे। सबका आंसर फाइनली जाके एक ही निकलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट इज एब्सोल्युटली वॉइड बिकॉज इट इज एन एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। बट उसके अंदर इंटरनली उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसमें से आई थिंक 6 to 7 पॉइंट्स आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड। ओके, एंड एग्रीमेंट्स, सम ऑफ द एग्रीमेंट्स विच आर treated as an agreement opposed to public policy are: first we have discussed with trading with enemy, any contract with alien enemy, not alien friend, alien enemy, any agreement which stifles prosecution, न्याय व्यवस्था या न्याय पालिका के खिलाफ खिलवाड़ या उसके साथ खिलवाड़ करने वाला कोई भी एग्रीमेंट अगर आप करते हो तो दैट बिकम्स अगेन वॉइड। देन वी हैव डिस्कस द मीनिंग। आपने कोई डाउट पूछा नहीं मेरे से कल। वी हैव डिस्कस्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉन्सेप्ट यू कैन से, मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी, जहां दोनों का मीनिंग सेम निकलता है बट स्टिल हैविंग अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन, आप बोल सकते हो। मेंटेनेंस भी बच्चों किसी की लिटिगेशन को सपोर्ट करना है, फाइनेंस करना है, एंड चैम्पर्टी इज ऑल्सो फाइनेंसिंग वंस लिटिगेशन। बट डिफरेंस यही है कि एक में आपका सेल्फ इंटरेस्ट है, एक में सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है। एंड इन इंडिया, स्पेशली इन इंडिया, इफ आई कंसिडर कि आप अगर कोई मेंटेनेंस या चैम्पर्टी का एग्रीमेंट करते हो विथ, बोलते हैं ना जिसको, विथ गुड इंटेंशंस, नॉट टू एक्सप्लॉइट द अदर पार्टी, विथ इंटेंशन टू हेल्प हिम, तो आपका ये एग्रीमेंट वैलिड किया जा सकता है, ओके, इन सर्टेन केसेस। ओके, बट दे विल फर्स्ट कंसिडर वेदर इट इज फॉलोइंग कंडीशंस और नॉट, and then accordingly they will treat it as valid. Otherwise, generally speaking, such type of agreements are also opposed to public policy and hence they are also void generally। but इसमें एक exceptional case हो सकता है, okay, and we have read that yesterday। Fourth point what we discussed was traffic relating to public offices, not only public offices, even public titles, कि पैसे लेकर कोई पब्लिक टाइटल प्रोक्योर कराना,
आपसे एग्रीमेंट करना, पैसे लेकर आपको कोई गवर्नमेंट जॉब दिलाना, ये सब जो एग्रीमेंट्स होते हैं, ओके, दे आर एग्रीमेंट्स बट दे आर नॉट enforceable in the court of law because such agreements are treated as an agreements opposed to public policy. So they are nothing but we are discussing some important examples of those agreements which are treated as an agreement opposed to public policy. Fifth one, what we discussed was yesterday, an agreements which tends to create monopoly, which tends to create monopoly because any agreement which creates monopoly ultimately exploits the buyer. Somewhere around कहीं ना कहीं ये exploitation होने के चांस है. एंड मैंने कल भी बताया था, आपको याद होगा तो, लास्ट टू लास्ट लेक्चर ऑल्सो, कि आप एग्रीमेंट करते हो, आपको शायद सही भी लगता हो एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बट हो सकता हो कि आपका एग्रीमेंट इंडिया के किसी और रूल या किसी और एक्ट को डिस्टर्ब करता हो. सो एग्रीमेंट विच क्रिएट्स मोनोपोली आपको शायद सही भी लगता हो, बट कहीं ना कहीं, कल ही हमने डिस्कस किया तो ओम ने आंसर दिया था कि एमआरटीपी करके एक्ट है हमारे इंडिया में, जो मोनोपोली को रेस्ट्रिक्ट करने वाला एक्ट है, कानून है, तो वो भी तो इनडायरेक्टली डिस्टर्ब होता है ना. तो बच्चों, कोई भी एग्रीमेंट जो मोनोपोली क्रिएट करे, अल्टीमेटली दैट हैज टू बी ट्रीटेड एज वॉइड एग्रीमेंट. ओके, इट कांट बी एनफोर्स्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ. सेम वे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट्स या मैरिज ब्रोकेज कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं हम लोग इसको. वन एंड द सेम, बरोबर है. किसी को हस्बैंड या वाइफ प्रोक्योर करना फॉर अ रिवॉर्ड, ये भी एक प्रकार का एग्रीमेंट जो है, दैट इज एन एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. समाज के लिए हानिकारक है ये सब. ओके, इंडिया में अब ये सब अलाउड नहीं है, गैर कानूनी माना जाता है इसको. अगर ऐसा कोई करता भी है एग्रीमेंट, तो ये इन्फोर्सेबल ट्रीट नहीं होगा. ओके, सो मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट्स, आर्ग्यूमेंट ये था कि व्हाट अबाउट मैरिज ब्यूरोज या जो मैट्रिमोनियल साइट्स वगैरह हैं, तो मैं बता दूं, दे डोंट चार्ज रिवॉर्ड एंड दे डोंट अरेंज मैरिज फॉर यू, दे जस्ट गिव इंफॉर्मेशन, दे ओनली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन. आप उनके साथ रजिस्टर्ड हो जाओ, वो आपकी जानकारी दे दो, आपके लिए जो भी सही होगा दे विल सजेस्ट. बराबर है, वो बैठ के आपकी शादी नहीं कराएंगे कमीशन लेकर. तो दैट इज अलाउड, दैट इज लीगल इन इंडिया. बट पैसे लेकर, कमीशन लेकर किसी को हस्बैंड प्रोक्योर करना, किसी को वाइफ प्रोक्योर करना, such type of agreements will not be entertained by our Indian courts. ओके, जस्ट शॉर्टकट में मैं रिवाइज कर रहा हूँ, जिनको कल नहीं क्लियर होगा तो डाउट पूछ सकते हैं. एंड द लास्ट पॉइंट विच आई हैव डिस्कस्ड इन लास्ट लेक्चर was interference with the course of justice. ओके, इंटरफियरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस, की जो न्याय प्रक्रिया होती है अपने यहाँ पे, जो एक जस्टिस दिलाने की जो एक प्रोसीडिंग्स होती है, एक प्रोसेस होता है, उसमें कोई इंटरफियरेंस लाता है तो पहली बात तो वो गलत है. या कोई ऐसा एग्रीमेंट करता है विच क्रिएट्स डिस्टर्बेंस और इंटरफियरेंस इन द कोर्स ऑफ जस्टिस, then such type of agreements are also, you can say, लॉ हमारा अवॉइड करता है. गेटिंग दैट? ये इन्फोर्सेबल नहीं ट्रीट किया जाएगा, वॉइड होगा, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है ना. ए बी को रिवॉर्ड देता है, कहता है कि तू विटनेस है, लेकिन जिस दिन विटनेस देना है तुझे, मेरे खिलाफ गवाही देनी है, उस दिन तू कोर्ट नहीं आना, इसके बदले मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा. तो ये सब क्या है? ये कहीं ना कहीं विटनेस को इन्फ्लुएंस करने वाला एग्रीमेंट है. या किसी पुलिस डिपार्टमेंट के व्यक्ति को आप एक प्रकार से करप्ट करते हो कि वो आपके फेवर में काम करे, बाय गिविंग सम मनी or doing some favor, even that is also not allowed. Getting that, everyone? So that is what point number 7 we have discussed.
नाउ पॉइंट नंबर 8, हेडिंग जो आप देख रहे हो बच्चों, नोट्स। हाँ अभी शंकर, क्या डाउट है? मैरिज ब्यूरो वाले सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो रिवॉर्ड नहीं हुआ क्या? नो, यू कैन दैट यू कैन से दैट दे आर चार्जिंग रजिस्ट्रेशन फी। ओके, दे डोंट अरेंज, वो आपकी बैठ के शादी नहीं कराएंगे जबरदस्ती। ओके, दे चार्ज दिस सब्सक्रिप्शन फी आपकी शादी कराने के लिए नहीं, आपकी शादी हो जाए इसका इंफॉर्मेशन देने के लिए। सो देर इज अ डिफरेंस। ओके, पहले आप होते थे बच्चे, यू कैन आस्क योर पेरेंट्स कि पहले होते थे ऐसे एजेंट्स टाइप लोग, वो लिटरली हस्बैंड वाइफ ऐसे अरेंज करके आपकी शादी भी करवा देते थे मंदिर में या कहीं पर भी आप बोलो, एंड उसके लिए पैसे लेते थे। वो सारे एग्रीमेंट्स अभी वॉइड हो गए। मैरिज ब्यूरो जस्ट गिव्स यू इंफॉर्मेशन, एंड फॉर दैट इंफॉर्मेशन दे आर चार्जिंग मनी। ओके, वो कोई शादी के लिए ऐसा जबरदस्ती नहीं करते। आपके लिए क्या सुटेबल है, क्या अच्छा जानकारी हो आपको दे देंगे। शादी करना नहीं करना आपके ऊपर है। सो दैट्स एंटायरली डिफरेंट मैटर अभिशंकर। ओके, सो नाउ इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, इफ यू कैन सी द नोट्स। बच्चों आप नोट्स अगर देख पा रहे हो तो हेडिंग लिखा है इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। ओके, इसमें होता क्या है बच्चों कि दे हैव गिवन टू एग्जांपल्स। वो एग्जाम्पल आप अंडरस्टैंड कर लोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इस प्रकार के जो एग्जाम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स होते हैं, लॉ उसे इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन ट्रीट करके अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कैटेगरी में डाल देगा। एंड व्हेन इट इज एन एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, यू नो द एंड रिजल्ट्स, इट बिकम्स वॉइड। तो जस्ट एन हेडिंग, इसका मुझे ज्यादा एक्सप्लेनेशन जरूरी नहीं लगता है। ओके, just try to understand the given two important examples. Okay, so बच्चों फास्ट तो नहीं जा रहा ना मैं, आई एम नॉट गोइंग फास्ट ना? ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना सबको? फास्ट जा रहा हो तो बोल देना बच्चों, क्योंकि ये सब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो एंड बहुत सारी चीजें आपके लिए नई है। इवन स्कूल लेवल वगैरह पर भी आपने ऐसा नहीं पढ़ा ना सुना है। देखो, द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ एग्रीमेंट दैट आर वॉइड। डायरेक्टली लिख भी दिया, देखो, दैट आर वॉइड। Why they are void? As they tend to create an interest against obligation. The object of such agreement, इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है एग्रीमेंट का, that is treated as an opposed to public policy. इसमें जिस ऑब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट किया जा रहा है वो समाज के लिए हानिकारक करके ट्रीट किया गया है, एंड that is the reason such type of agreement becomes void. फर्स्ट एग्रीमेंट अंडरस्टैंड करो क्यों ये वैलिड नहीं है। ओके, मैं रीड करता हूँ, आप अपना आंसर टाइप करो, राइट रॉन्ग सब चलेगा। आप अपना पहले आंसर बताओ मुझे, ठीक है? क्या लिखा है देखो, एन एग्रीमेंट बाय एन एजेंट। बच्चों आपको याद होगा बीच में मैंने एजेंट के बारे में कुछ आइडिया दी थी। किसी को याद है क्या बताया था एजेंट के बारे में? कोई टाइप करेगा? चलो मैं हिंट देता हूँ, चैप्टर नंबर 2 में कुछ पढ़ाया था एजेंट को लेकर। चलो एक और वर्ड में बोलता हूँ, एजेंसी। क्या याद है आपको, बोलो। जस्ट रिवीजन, 2 मिनट ले रहा हूँ मैं। एजेंट, एजेंसी, प्रिंसिपल एजेंट। बहुत ही स्पेशल पॉइंट हमने डिस्कस किया था इसको लेकर, क्या था वो? एनीवन? मैनी आर टाइपिंग, सो आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। माइनर कैन बी एजेंट, यस चलेगा। और कुछ पढ़ाया था? कुछ और भी था? यस। कुछ और भी पढ़ा, नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन एजेंसी। वेरी गुड पार्थ, वेरी गुड। मुझे ये आंसर चाहिए था जो पार्थ ने दिया, वेरी गुड।
मुझे बच्चों यही आंसर चाहिए था जो पार्थ ने बताया, देखो वेरी गुड, मुझे ये आंसर चाहिए था। सो नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन एजेंसी, यू नो दैट, हमने पढ़ा है, बराबर है। विदाउट कंसिडरेशन आप एजेंसी क्रिएट कर सकते हैं एंड इट इज वैलिड। I have discussed that point. Okay, very good, Parth. So बच्चों, एग्जाम्पल वन में मैं रीड करने जा रहा हूँ। एन एग्रीमेंट बाय एन एजेंट हु रिसीव विदाउट हिज प्रिंसिपल्स कंसर्न, विदाउट हिज प्रिंसिपल्स कंसर्न मतलब विदाउट परमिशन ऑफ हिज प्रिंसिपल पर्सन, जिसने उसको एजेंट अपॉइंट किया है, अ कॉम्पनसेशन फ्रॉम अनदर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज एजेंसी इज इनवैलिड। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? कोई बताएगा कौन किसके साथ एग्रीमेंट किया है यहाँ पर? किसने किसके साथ एग्रीमेंट किया जो इनवैलिड हो गया है? यस एनीवन? किसने किसके साथ एग्रीमेंट किया जिसकी वजह से ये इनवैलिड बोला गया है? बच्चों यहाँ मैं डिस्कशन एकदम स्लो रख रहा हूँ, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस 100%। ओके, थोड़ा 5 मिनट जाएगा, एक्स्ट्रा चलेगा। ये एग्रीमेंट एजेंट ने थर्ड पार्टी के साथ किया है टू रिसीव कॉम्पनसेशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज एजेंसी। एंड बच्चों ये एग्रीमेंट जो थर्ड पार्टी के साथ उसने किया है टू रिसीव कॉम्पनसेशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एजेंसी वैलिड होता अगर एजेंट ये किसके परमिशन के साथ करता? तो जिसने उसको अपॉइंट किया है, प्रिंसिपल पर्सन, बट विदाउट टेकिंग हिज प्रिंसिपल्स कंसर्न, दिस एजेंट हैज मेड एन एग्रीमेंट विथ थर्ड पार्टी to receive performance, sorry, to receive compensation for his performance of agency. This is invalid, यहाँ ये गलत हो गया, बराबर है। एजेंट को उसके जो भी एजेंसी परफॉर्म करेगा उसका तो कॉम्पनसेशन मिलेगा ही मिलेगा। कौन देगा? प्रिंसिपल देगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर ये पैसा कोई थर्ड पार्टी दे रहा है तो ये थर्ड पार्टी के साथ जो एग्रीमेंट एजेंट कर रहा है दैट शुड बी विद द प्रायर परमिशन ऑफ प्रिंसिपल। मैंने कहा ना, जैसा सीएस के बच्चे जो है, सीएस के स्टूडेंट्स, ये आगे चल के लॉ ऑफ एजेंसी भी पढ़ेंगे। ये लॉ ऑफ एजेंसी में भी ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि एजेंट अगर मैंने अपॉइंट किया है टू डू माय वर्क, तो एजेंट को क्या करना है? मेरे से एग्रीमेंट क्योंकि है उसका, तो आई विल बी द पर्सन हु इज सपोज टू पे हिम कॉम्पनसेशन फॉर हिज परफॉर्मेंस। कोई थर्ड पर्सन तो नहीं पे करेगा, लेकिन थर्ड पर्सन पे करेगा भी तो मेरे ज्यादा से ज्यादा मेरे परमिशन से करेगा। तो यहाँ पर प्रिंसिपल को साइडलाइन करके एजेंट इज ट्राइंग टू मेक एन एग्रीमेंट विथ थर्ड पार्टी, जो कि गलत है। इसमें गलत एक ही है कि उसने ये एग्रीमेंट उसके प्रिंसिपल के कंसर्न से नहीं किया, यानी कहीं ना कहीं वो अपने प्रिंसिपल को यहाँ अंधेरे में रखकर थर्ड पार्टी के साथ एजेंट मतलब एग्रीमेंट कर रहा है टू रिसीव कॉम्पनसेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑफ एजेंसी। सो दिस इज इनवैलिड। ओके, जैसा आप डाउट पूछते हैं कि सर उसने प्रिंसिपल के परमिशन से किया होता तो फिर टेंशन ही क्या था, वैलिड होता कॉन्ट्रैक्ट। बट ही हैज डन दिस विदाउट गिविंग एनी नॉलेज टू हिज प्रिंसिपल। ओके, सो हैव यू अंडरस्टूड फर्स्ट एग्जांपल? नेक्स्ट, ए हु इज अ मैनेजर ऑफ द फर्म। अब बच्चों ए जो है मैनेजर है फर्म का, एग्रीज टू पास कॉन्ट्रैक्ट टू एक्स। एक्स कौन है? थर्ड पार्टी। इफ एक्स पेज टू ए रुपीज 2 lakhs प्राइवेटली,
द एग्रीमेंट इज वॉइड। बच्चों आपको समझ में आ गया क्या हो गया? ए जो है वो मैनेजर है पार्टनरशिप फर्म का, यानी ए जो भी काम करेगा वो फर्म के एंगल से करेगा। लेकिन यहाँ पर ए जो मैनेजर है वो फर्म को या फर्म के पार्टनर्स को बिना बताए प्राइवेटली एक कॉन्ट्रैक्ट पास कर रहा है थर्ड पार्टी के लिए। एंड यहाँ उसका इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन क्या है? तो उसको प्राइवेटली 2 लाख रुपीज वो पार्टी देगी। यानी ये पूरा का पूरा मैनेजर जो है वो थर्ड पार्टी के नाम से कोई कॉन्ट्रैक्ट देगा फर्म का, एंड उससे प्राइवेटली 2 लाख रुपीज लेगा। इसकी जानकारी फर्म को नहीं दे रहा है वो, फर्म के पार्टनर्स को भी पता नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं, मैं तो ऐसा बोलूंगा, लिखा तो नहीं है डायरेक्टली, बट मैनेजर जो है ही इज ट्राइंग टू डिफ्रॉड हिज फर्म। वो पढ़ाई के अपने लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाई कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। वो अपने कंपनी के साथ एक प्रकार से धोखा कर रहा है। कंपनी को बिना बताए प्राइवेटली वो एक कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है थर्ड पार्टी को, एंड थर्ड पार्टी उसके बदले, ऑब्लिगेशन के बदले, इनको 2 लाख रुपीज प्राइवेटली देगा। तो मुझे ये बताओ, ए एन थर्ड पार्टी एक्स, ए एन एक्स, आई रिपीट, ए एन एक्स के बीच में ये जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या प्राइवेट एग्रीमेंट हुआ है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट पास करूंगा तुम्हारे लिए, तुम 2 लाख रुपया देना, क्या फर्म के नॉलेज में है क्या? क्या ये फर्म के नॉलेज में है? क्या वो फर्म को पूछ के कर रहा है क्या? ऐसे नहीं। ऊपर भी वही था, एजेंट थर्ड पार्टी के साथ जो एग्रीमेंट कर रहा है क्या वो प्रिंसिपल के कहने पे कर रहा है क्या? नहीं। जबकि करना चाहिए, क्योंकि तुमको अपॉइंट कौन किया है? प्रिंसिपल। यहाँ पर भी मैनेजर कौन बनाया? फर्म। तो बच्चे यहाँ पर ए एंड एक्स के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, एग्रीमेंट होगा, वो एग्रीमेंट लॉ के नजरों में वॉइड होगा। ओके, सो दीज आर द टू इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। बच्चों आगे शायद वो एग्जाम्पल है या नहीं है, मैं बता देता हूँ। पुराने बुक में ये एग्जाम्पल होता था पहले। ओके, मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। मान लो बच्चों, अ, एक जमींदार है, उसकी बहुत सारी जमीन है, बरोबर है। लेकिन नाउ दैट जमींदार इज स्टेइंग इन सिटी विथ हिज फैमिली। गांव में वो कभी कभी आता है, लेकिन उसने गांव में क्या किया, उस सारी जमीनों का देखभाल करने के लिए एक केयर टेकर रखा है। केयर टेकर, कि तुम, मैं नहीं रहूंगा जब, तो तुम ये सारा जमीन का देखभाल करोगे, बरोबर है। एंड कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो मेरे से कांटेक्ट करोगे, उसका तुमको सैलरी मिलेगा। अब बच्चों, इस केयर टेकर ने क्या किया, जमींदार को बिना बताए, उसका जो ओनर था जमींदार, उसको बिना बताए गांव का एक पर्टिकुलर जमीन का हिस्सा रेंट पर दे दिया। अब बताओ, ये रेंट पर देने वाला एग्रीमेंट, आप बताओ वॉइड या वैलिड? इफ यू हैव अंडरस्टूड माय एग्जांपल, इसको भी हम इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन बोलेंगे। कि जमींदार की जमीन वो किसी और को रेंट पर दे रहा है बिना जमींदार को बताए।
है कि नहीं, गलत हो रहा है कि नहीं? तो बच्चों ये केयर टेकर ने जिसके साथ भी एग्रीमेंट किया होगा वो जमीन को रेंट पर देने का, वो एग्रीमेंट उनका आपस में वॉइड ट्रीट किया जाएगा। तो मुझे लगता है आपके बुक में दो एग्जाम्पल एक मैंने और ऐड कर दिया, तो आई थिंक पॉइंट नंबर 8 आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए। ये सारे एग्जाम्पल्स एक ही चीज दर्शाते हैं कि ऐसे एग्रीमेंट्स नहीं होने चाहिए कि कहीं ना कहीं आप अपने जो मालिक हैं, है कि नहीं, मास्टर, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे फर्म हो, चाहे आपकी कंपनी हो, या चाहे जमींदार वाला एग्जाम्पल में जमींदार हो, एक तरह से देखो ना, उसको अंधेरे में रखकर उसको धोखा देते हुए आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हो। सो दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। ओके, एनीवे, सो आई डोंट थिंक कि इसमें आपको कोई डाउट आना चाहिए। वेरी सिंपल इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दोज एग्जांपल्स। नाउ पॉइंट नंबर 9, बच्चों आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हो। इधर जो थियरी लिखी है आपके सामने, स्पेशली पहले दो पैराग्राफ एग्जाम्पल से पहले तक, बच्चे ये मैं एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने के बाद रीड करूंगा ना, तो आपको आई एम वेरी श्योर कि 70-80% लैंग्वेज समझेगा एग्जैक्टली उनको बोलना क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रीड द हेडिंग, क्या लिखा है देखो, कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट। बच्चों मैं आपको सच बताऊं, एक्चुअल में तो हम किसके एग्जाम्पल्स डिस्कस कर रहे थे, कैन यू टाइप दैट? मैं आपको पॉइंट नंबर 8 तक जो एक्सप्लेन किया, कैन यू टाइप कि मैं किसके एग्जाम्पल्स आपको एक्सप्लेन कर रहा था, पहले वो बताओ मुझे। वी वर डिस्कसिंग दोज एग्रीमेंट्स विच आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। एंड मैं आपको बता दूं, पॉइंट नंबर 8 तक वो कंप्लीट हो गया। आई रिपीट, दैट इज कंप्लीटेड। पॉइंट नंबर 9 डज नॉट फॉल इन दैट कैटेगरी। पॉइंट नंबर 9 डिस्कशन एंड 10 अभी आगे आएगा, वो सब अलग है। आप उसको एन एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में नहीं डालेंगे। पॉइंट नंबर 8 तक वो खत्म हो गया। ठीक है बच्चों, आई स्टार्टेड विथ ट्रेडिंग विथ एनिमी and I completed with interest against obligation. Okay, this was actually I was discussing section 23, agreements opposed to public policy. Point number 9, we have section 24. Okay, अब वो 8 तक खत्म हो गया है मैटर। अभी अभी एन एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हम वर्ड यूज नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, दिस इज इंडिपेंडेंट डिस्कशन, दिस इज इंडिपेंडेंट डिस्कशन। जहां पर बच्चों अभी आपको याद होगा, लास्ट टू लास्ट लेक्चर से हम पढ़ रहे हैं कि किसी भी एग्रीमेंट में इफ द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन और बोथ अनलॉफुल है, अनलॉफुल, तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स एब्सोल्युटली वॉइड। अब ये मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने ये भी बताया था लेक्चर में, याद करो, कि ऑब्जेक्ट लॉफुल है बट कंसिडरेशन अनलॉफुल है, तो भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। या वाइस वर्सा कर दो, कंसिडरेशन लॉफुल बट ऑब्जेक्ट अनलॉफुल, तो भी वॉइड है। बरोबर है, ये सब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तब आप बोलेंगे फिर सर पॉइंट नंबर 9 में हम सेक्शन 24 में क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि बच्चों मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट के थ्रू आपने एक एग्रीमेंट किया एंड उसका जो कंसिडरेशन है वो एक से ज्यादा है, या एक कंसिडरेशन लेकिन अलग अलग ऑब्जेक्टिव, या एक ऑब्जेक्टिव अलग अलग कंसिडरेशन। मैं बताता हूँ आपको सिंपल भाषा में। बच्चे इनको क्या कहना है, जैसा कि एग्जाम्पल में मैं पहले मैं मेरा एग्जाम्पल देता हूँ, फिर बुक का पढ़ेंगे।
बच्चों मान लो मैं आपके साथ एक एग्रीमेंट करता हूँ, आप में और मेरे में एग्रीमेंट हो रहा है। मैं आपके साथ क्या एग्रीमेंट कर रहा हूँ, देखो हाँ, कि बच्चों मेरा टैक्सेशन का ऑफिस है, टैक्स का ऑफिस है मेरा। आप मेरे यहाँ पर सर्विस करो। 1 महीने का मैं आपको 8 घंटे जो काम करेंगे रोज, 1 महीने का आई विल बी पेइंग 20,000 रुपीज सैलरी। एंड आपको काम क्या करना है, तो 8 घंटे मेरे साथ इनकम टैक्स जीएसटी का काम करना है। आपने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, आपने सर्विस ज्वाइन कर लिया। एंड बच्चों 1 महीने के बाद मैंने आपको सैलरी दे दी। सैलरी मतलब कंसिडरेशन। मुझे ये बताओ, इस एग्रीमेंट में कुछ गलत था क्या? वॉज देयर एनी अनलॉफुल एंगल? डू यू फाइंड एनी अनलॉफुल हियर? नो, इट्स एन एब्सोल्युटली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इसमें कुछ भी अनलॉफुल नहीं था। ओके, वेरी सिंपल, इट्स नथिंग वाज अनलॉफुल हियर। बट बच्चों, सेम एग्जांपल मैं अलग वे से पुटअप करता हूँ। ओके, मैं आपको कहता हूँ कि बच्चों आप ऐसा करो, मेरे टैक्सेशन के काम में मुझे मदद करो ऑफिस में। 6 घंटा काम करो, आई विल बी पेइंग 15,000 पर मंथ। देखो, ऑफिस में 6 घंटा टैक्सेशन का काम करो, आई विल बी पेइंग 15,000 रुपीज पर मंथ। एंड रात को 2 घंटे मेरे साथ स्मगलिंग करो नाला सोपारा में। मुझे स्मगलिंग करने में मदद करो विरार नाला सोपारा वसई में। इसका मैं तुमको 10,000 अलग से दूंगा। तो बच्चों, आपको लगता नहीं मैंने दो कॉन्ट्रैक्ट्स किए आपके साथ? एक जहां पर आप मुझे टैक्सेशन के काम में मदद करेंगे, टैक्सेशन के काम में मदद करेंगे, 15,000 सैलरी मिलेगी। एंड रात को 2 घंटा आप मुझे स्मगलिंग के काम में मदद करेंगे, क्रिमिनल वर्क में काम करेंगे, उसका आप मुझे मैं आपको 10,000 रुपया दूंगा। तो मैंने दो कॉन्ट्रैक्ट किए आपके साथ। बच्चों, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट की स्पेशलिटी ये है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, एक वॉइड है। इतना तो समझ में आ रहा है? 15,000 रुपए वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं, टैक्सेशन का काम करेंगे ऑफिस में, वो एनफोर्सेबल है। आपने 1 महीना काम किया, मैंने पैसा नहीं दिया, तो आप मेरे ऊपर कोर्ट केस कर सकते हैं, वो एनफोर्सेबल है। ट्राई टू गेट दैट वर्ड, क्योंकि वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन स्मगलिंग वाले एग्जाम्पल में अगर आपने मुझे मदद की, तो आप सबको मालूम है कि दैट इज कॉन्ट्रैक्ट टू कमिट क्राइम, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। सेकेंड वाला कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है। तो आप अगर मुझे मदद कर भी देते हैं स्मगलिंग में, कैन यू रिकवर 10,000 फ्रॉम मी लीगली? Can you recover that money from me legally? The again answer is no. The reason being कि सर वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है, एंड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में बच्चों कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, मतलब एनफोर्सेबल नहीं होता है। अब बच्चों, मैं धीरे धीरे जो एग्जाम्पल पे जाने वाला हूँ, जरा अंडरस्टैंड करना। अब मैंने दो कॉन्ट्रैक्ट जब आपके साथ किए, दोनों भी सपरेबल थे। देखो, वैलिड 15,000, वॉइड 10,000, क्लियर कट लग रहा था। अब बच्चों तीसरा एग्जाम्पल सुनना, तीसरा एग्जाम्पल, हाँ, एंड ये तीसरा एग्जाम्पल ही हमारा पॉइंट नंबर 9 है। एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा पॉइंट नंबर 9 है। अब मान लो कि मैं आपके साथ एग्रीमेंट कर रहा हूँ। एग्रीमेंट क्या, सुनो हाँ, ठीक से बच्चों। मैंने आपके साथ एग्रीमेंट क्या किया, आप मेजर हो, माइनर नहीं हो, मेजर हो, कि देखो बच्चों, आप मुझे मेरे ऑफिस में टैक्सेशन काम में मदद करो, 5 घंटा काम करो, एंड रात को 3 घंटा स्मगलिंग में मुझे मदद करो। यानी एक काम मैं आपसे लीगल करवा रहा हूँ, एक काम इलीगल करवा रहा हूँ, है ना? 5 घंटे 3 घंटे।
लेकिन मैंने क्या कहा, ये दोनों काम का मैं तुमको लमसम 20,000 रुपीज दूंगा, लमसम 20,000 रुपीज दूंगा। अब क्वेश्चन ये है कि मैं लीगल काम का कितने देने वाला हूँ एंड इलीगल काम का कितने देने वाला हूँ, उसका बाइफरकेशन तो दिया नहीं है मैंने। दिया है क्या बाइफरकेशन? नहीं। इक्वेशन निकालो मता मैथ्स वाला, 5:3 करके, ऐसा गलत हो जाएगा। मैंने सिर्फ एक लमसम मनी दिया या देने का एग्रीमेंट किया एंड उसमें मैं आपसे एक लीगल काम करवा रहा हूँ, एक इलीगल काम करवा रहा हूँ, यस और नो, एंड पैसा लमसम दे रहा हूँ। तो ऐसे केस में बच्चों, ये जो पूरा 20,000 रुपीज लमसम जो मिलने वाला है कंसिडरेशन, है ना, इसमें लीगल काम के लिए भी है, इलीगल काम के लिए भी है। ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें थोड़ा वैलिड भी है एंगल, लेकिन लॉ ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट को क्या ट्रीट करेगा? टाइप करो, क्या ट्रीट करेगा? इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को लॉ क्या ट्रीट करेगा? वॉइड। वॉइड, क्योंकि अब ये सेपरेट होने की स्थिति में नहीं है। सेपरेट जहां हो सकता है, पॉसिबिलिटी है सेपरेशन का, वहां पे लीगल पार्ट जो है वो एनफोर्स हो जाएगा एंड इलीगल पार्ट वॉइड हो जाएगा। बट जहां पे सेपरेशन पॉसिबल नहीं है, जहां पे ये पता ही नहीं चल रहा है कि लीगल काम का कितना एंड इलीगल काम का कितना, उस वक्त बच्चे एक ही डिसीजन आता है कि हमारे सामने जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट बना है, दैट पूरा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बिकम्स वॉइड। आई होप मैंने पॉइंट नंबर 9 में जो एक्सप्लेन करने का ट्राई किया सबको समझ में आया। एक काम करो, अभी भी थ्योरी रीड मत करो, सीधा आप जो एग्जाम्पल देख रहे हो देखो नीचे, वो एग्जाम्पल पर आ जाओ सभी लोग। क्या एग्जाम्पल लिखा है देखो। ए प्रोमिसेस टू सुपरिटेंड ऑन बिहाफ ऑफ बी अ लीगल मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडिगो, मतलब एक लीगल काम, एंड इलीगल ट्रैफिक इन अदर आर्टिकल्स। यानी बच्चे ये सेंटेंस से क्या समझा कि ए बी को प्रॉमिस कर रहा है टू डू वन लीगल वर्क एंड वन इलीगल वर्क, बराबर है। लीगल इलीगल दोनों काम करने के लिए ए प्रॉमिस कर रहा है बी को। बी promises to pay a salary of ₹20,000 per month, एंड ये दोनों काम का बी ए को प्रॉमिस कर रहा है कि आई विल बी पेइंग सैलरी ऑफ ₹20,000 पर मंथ। बट इन दिस एग्जाम्पल बच्चों हमें ये पता ही नहीं चल रहा है ना कि लीगल पार्ट कितना है, इलीगल पार्ट कितना है, या इसमें से पार्ट कंसिडरेशन लीगल कितना है एंड पार्ट कंसिडरेशन इलीगल कितना है। वो बाइफरकेशन पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप आंसर पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, द एग्रीमेंट इज वॉइड। ये जो ए एंड बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ है ना, एक लीगल काम के लिए एक इलीगल काम के लिए, ये पूरा एग्रीमेंट वॉइड है एज द ऑब्जेक्ट ऑफ एस प्रॉमिस एंड कंसिडरेशन फॉर बीस प्रॉमिस बीइंग इन पार्ट अनलॉफुल। यानी किसी भी एग्रीमेंट में चाहे ऑब्जेक्ट पार्ट अनलॉफुल हो या कंसिडरेशन पार्टली अनलॉफुल हो, पार्टली अनलॉफुल हो, चाहे कंसिडरेशन पार्टली अनलॉफुल हो, चाहे उसका ऑब्जेक्ट पार्टली अनलॉफुल हो, लॉ उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को लॉ वॉइड डिक्लेयर करेगा। लॉ मतलब कोर्ट वॉइड डिक्लेयर कर देगा, उसे एनफोर्स नहीं करेगा। बच्चों अभी बताओ, क्लियर हो गया मैंने क्या पॉइंट नंबर 9 में पढ़ाना था आपको? जरा यस नो में रिस्पॉन्स दो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये टफ पॉइंट में से एक है। मैंने स्टेप बाय स्टेप इसलिए आपको पहले एक्सप्लेन किया। देखो,
एंड फिर अपना जो मेन पॉइंट था थर्ड, वो पॉइंट पर मैं आ गया। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। ओके, तो बच्चों अभी वो थ्योरी रीड करना सेक्शन 24 का एक प्रकार से फॉर्मेलिटी है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ओके, किसी ने डाउट नहीं पूछा, यस लिखा है सभी ने। तो बच्चों जस्ट फिर भी मैं 2 मिनट देकर उसको रीड कर ही देता हूँ, बीइंग इम्पोर्टेंट पार्ट। ओके, by virtue of section 24, if any part of the single consideration for one or more objects, or any one or any part of any one of several consideration, क्या confusing है देखो ना, for single object is unlawful, the agreement is void। बच्चों ये सेंटेंस का ज्यादा टेंशन मत लो, आप एकदम सिंपल रखो ना, कि किसी भी एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट या उसका कंसिडरेशन पार्टली अनलॉफुल भी हुआ ना, पार्टली अनलॉफुल भी हुआ ना, पार्टली, है ना, 100 में से 10% भी अगर अनलॉफुल दिखा तो पूरा 100% वॉइड ट्रीट किया जाएगा। ऐसा याद रखो, तो आई थिंक ज्यादा सिंपल रहेगा। आई थिंक वो ज्यादा सिंपल रहेगा, ये टफ पढ़ने के बजाय। ओके, सो एनीवे, हमने सेक्शन 23 में भी पढ़ा था बच्चों, कि जहां पे कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। लेकिन वहां पे हमने क्या पढ़ा था, कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, यानी वहां 100% कंसिडरेशन अनलॉफुल है, 100% ऑब्जेक्ट जो है एग्रीमेंट का वो अनलॉफुल है। ये हमने सेक्शन 23 में पढ़ा था। बट सेक्शन 24 क्या कह रहा है, कि इसी ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन का एक पार्ट भी अनलॉफुल है, अगर ये पार्टली भी अनलॉफुल है, बाकी सब सही है, 90%, 10% अनलॉफुल है, तो वो पूरा 100% विल बी ट्रीटेड एज वॉइड। ओके, मुझे लग रहा है कि ये अभी पूरा कवर हो जाना चाहिए। सेकंड पैराग्राफ मैंने रीड करना है, देखो क्या रीड कर रहा हूं मैं। दिस सेक्शन इज एन ऑब्वियस कॉन्सिक्वेंस ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन 23। हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा हो सेक्शन 23। There is no promise for lawful consideration if there is anything illegal in consideration, which must be taken as whole। ओके, यानी मैंने कहा ना, 10% भी इलीगल है तो भी 100% वॉइड। The general rule is that where the legal part of contract can be severed, underline the word severed, don't use the word served, severed। Do you know what is severed? यहाँ severed का मतलब क्या लेना है, कैन यू टाइप? The general rule is that where the legal part of the contract can be severed from the illegal part, severed मतलब no, Lance not adverse, cut। Severed मतलब cut, can be separated। आपको लगा कि अगर legal part of the contract can be separated from illegal part, separation possible है, तो बच्चों गुड पार्ट को आप एक्सेप्ट कर लो एंड बैड पार्ट को रिजेक्ट कर दो। गुड पार्ट वैलिड हो जाएगा, बैड पार्ट वॉइड हो जाएगा। ये ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि दोनों में सेपरेशन पॉसिबल है। जहां पे लीगल पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इलीगल पार्ट, तो आप इलीगल पार्ट को रिजेक्ट कर दो एंड उसके जो वैलिड पार्ट है उसको रिटेंड कर लो। ओके, लेकिन लास्ट लाइन में क्या लिखा है देखो, बट वेयर द इलीगल पार्ट कैन नॉट बी सीवियर्ड, और डीन बाय कैन नॉट बी सीवियर्ड, कैन नॉट बी सेपरेटेड। जैसा मैंने एग्जांपल दिया था आपको, देखो नेक्स्ट एग्जांपल वही है।
where the illegal part cannot be severed, the contract is altogether void. कॉन्ट्रैक्ट मतलब द होल कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या, होल कॉन्ट्रैक्ट। तो बच्चा आई थिंक सेक्शन 24 कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट का जो हेडिंग है वो हमने जस्टिफाई कर लिया है। स्टिल आई गिव यू 30 सेकेंड्स टू आस्क डाउट। डाउट नहीं तो यस नो में टाइप करके आगे बढ़ जाओ, तो फिर मैं आगे डिस्कशन शुरू कर देता हूँ। या डाउट लगता है किसी भी स्टूडेंट को, देखो 45 46 बच्चे अटेंड कर रहे हैं, किसी भी स्टूडेंट को, तो आप टाइप कीजिए उसको।